गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब पर। बहुत दिनों से अपनी बॉटनी की जो क्लासेस थी वो नहीं चल रही थी क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ के अंदर मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन अब से अपनी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं और अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कंपटीशन के लेवल से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ये 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, बायो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। वो टॉपिक का नाम क्या होगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं जनन। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन। और ये जो रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे, ये जो रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्लांट्स में। किन में पढ़ेंगे? प्लांट्स में। तो सबसे पहले हमें ये जानना ही जरूरी होता है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है, जनन आवश्यक क्यों है। ये दो चीजें हमें जानना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जनन क्या है? किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान नया जीव उत्पन्न करना। किसी भी जीव के द्वारा नया जीव क्या करना? उत्पन्न करना। नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा अपने समान क्या उत्पन्न करना? नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन आवश्यक क्यों है? जनन अपनी संतति को बनाए रखने के लिए। किसके लिए जनन आवश्यक क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों है? जो जीव हैं अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। प्रत्येक जीव क्या चाहता है कि आने वाले समय के अंदर मेरी संततियां इस प्रकृति में क्या हो? मौजूद हों। ठीक है, और ये चीजें कब हो सकती हैं? जब वो क्या करेगा? निरंतर जनन करेगा। बाय द वे ये सोचिए कि अगर आज कोई जीव जनन नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारणवश क्या नहीं कर पा रहा है? जनन नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी संख्या में कमी आएगी। उस जीव की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। और एक समय ऐसा होगा कि वो जो जीव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो जीव अपने आप को विलुप्त होने के कगार से बचाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जनन के प्रकार कितने होते हैं? जनन के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो जनन जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिसके अंदर किसी एक जीव द्वारा, किसके द्वारा? केवल किसी एक जीव के द्वारा ही अगर नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो यह कहलाता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर किसी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, किसी प्रकार के निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसके अंदर किसका निर्माण नहीं होगा? निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। इसमें क्या होता है? केवल एक जीव के द्वारा ही नई जीव की क्या कर दी जाती है? उत्पत्ति कर दी जाती है। जैसे कोई प्लांट्स है, कोई पौधा है, हमने किसी पौधे की टहनी को काटा और काट के हमने लगा दिया। जैसे गुलाब की टहनी लगाते हैं, ठीक है, या चमेली की टहनी लगाते हैं, या कई बार बरसात के मौसम में आपने देखा होगा ये जो सहतूत वगैरह होते हैं इनकी टहनी को काट के डाल देते हैं, तो इनके द्वारा क्या बन जाता है? एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। केवल एक पौधा ही है,
एक पौधे की क्या है, टहनी है, और उस टहनी से क्या हो गया, नए पौधे का निर्माण हो गया, यानी नए जीव का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफी प्रकार होते हैं, खंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, इसके अलावा मुकुलन हो गया, ये सारे के सारे इसके प्रकार होते हैं। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों जीवों के अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का संलयन होगा, अर्थात युग्मक एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन की क्रिया होने के बाद जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जाइगोट का क्या होगा, निर्माण होगा। और जब जाइगोट का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, जाइगोट के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन होने के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए युग्मकों का निर्माण और निषेचन यानी गैमेटोजेनेसिस और साथ में फर्टिलाइजेशन दोनों क्या है, अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो केवल क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखिए, पौधे के प्रत्येक भाग के द्वारा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, पौधे के प्रत्येक भाग के द्वारा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो जो प्लांट है, जो पादप है, पादप का जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट जो है, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। वो क्या है, पुष्प है। वो क्या है, फ्लावर। वो क्या है, फ्लावर है। ये क्या है, लैंगिक अंग है। ये क्या है, पादप का लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो पादप का जो लैंगिक जो अंग होता है वो होता है फ्लावर। वो क्या होता है, फ्लावर। वो पुष्प होता है। वो क्या होता है, पुष्प। अब हम पढ़ेंगे कि ये पुष्प जो होता है इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, भाग होते हैं। एक जो प्रारूपिक जो पुष्प है, एक प्रारूपिक पुष्प की क्या पढ़ेंगे, संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रारूपिक संरचना है इसके अंदर कुल मिला के 5 से 6 चीज होती हैं, जिनके अंदर कुछ तो होते हैं सहायक अंग, कुछ तो क्या होते हैं, सहायक अंग या फिर सहायक भाग, और कुछ होते हैं आवश्यक भाग। कुछ क्या होते हैं, आवश्यक अंग। अगर सहायक की बात करें तो इनमें आता है दल, पुंज और बाह्य दल पुंज। कौन आते हैं, दल पुंज और बाह्य दल पुंज। अगर आवश्यक अंगों की बात करें तो इनमें आता है पुमंग और जायांग। क्या आते हैं, पुमंग और जायांग आते हैं। ठीक है, अब एक जो फ्लावर जो होता है, एक जो फ्लावर की जो संरचना आपने कभी देखी होगी, तो फ्लावर की संरचना होती कैसी है। अब हम सेंटर से बनाना प्रारंभ करते हैं। ये फ्लावर का सेंटर पार्ट है। इस प्रकार का क्या मान सकते हैं, हम पुष्प को मान सकते हैं। ये क्या है, प्रारूपिक पुष्प है। ये क्या है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जो सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। जो एक डंठलनुमा संरचना होती है ये कहलाती है पुष्पवृंत। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं बाह्य दल। ये होते हैं दलपुंज।
जो सेंटर में जो पार्ट है ये है जायांग, और आपको ये जो संख्या में इधर दिख रहे हैं ये वाले पार्ट ये हैं पुमंग। ये क्या है? पुमंग है। ये जो आपको दिख रही है ये एक प्रारूपिक पुष्प की क्या है? संरचना है। ये क्या है? प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। इसमें पुष्प व्रंत क्या होता है? पुष्प व्रंत का मतलब होता है वह व्रंतीय संरचना, वह व्रंतीय संरचना जिसके द्वारा जो फ्लावर है वो किसके साथ? प्लांट्स के साथ अटैच होता है। जो किसके साथ जुड़ा होता है? पौधे के साथ में जुड़ा होता है। एक पतला सा डंठल रूपी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? पुष्प व्रंत कहलाती है। इस डंठल से ऊपर आपने देखा होगा एक फूली हुई संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक फूली हुई संरचना होती है। ये जो फूली हुई जो संरचना है इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, यानी पुष्प का आसन, जो पूरा का पूरा ऊपर का जो फ्लावर है, जो पूरा का पूरा ऊपर का जो फ्लावर है वो पूरा का पूरा इस पुष्पासन के ऊपर क्या होता है? टिका होता है। अगर हम पुष्पासन को निकाल देंगे तो पूरा का पूरा जो पुष्प है वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। ये प्रत्येक अपने अपने अंगों के अंदर क्या हो जाएगा? इसके प्रत्येक पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा पुष्पासन के ऊपर कुछ ग्रीन हरे कलर की कुछ लीव्स जैसी संरचना होती है, पत्तियों जैसी संरचना होती है। ये कुछ तो संयुक्त होती हैं, कुछ में अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं बाह्य दल। ये क्या कहलाते हैं? बाह्य दल कहलाते हैं। जो इसके सहायक क्या हैं? अंग हैं। जो फ्लावर के क्या हैं? फ्लावर के क्या हैं? सहायक अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? दल आता है। दल का मतलब होता है पुष्प का जो पार्ट, जो भाग हमें दिख रहा है, जिस कलर का फूल हमें दिख रहा है। जैसे रोज को देखो, कुछ ग्रीन होते हैं, सॉरी रोज कुछ कैसे होते हैं? कुछ पिंक होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। ठीक है, कुछ रेड होते हैं। यानी पुष्प का जो रंग हमको नजर आता है वो क्या है? दल है। वो क्या है? दल है। जैसे पीला गुलाब हो गया, सफेद गुलाब हो गया, तो ये हम उसके दल का रंग बताते हैं। कैसा? किसका रंग बताते हैं? दल का रंग बताते हैं। जैसा फ्लावर हमको दिखता है वो क्या है? उसका दल है। ये कलर होते हैं, ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? ये कलरफुल होते हैं। इसके जो बाद में जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं ये कहलाती हैं पुमंग। ये क्या कहलाती हैं? पुमंग कहलाती हैं। ठीक है, पुमंग की जो प्रत्येक जो यूनिट होती हैं इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, पुमंगों की संख्या। तो जब ये समूह में होते हैं तो पुमंग कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड्रोशियम कहलाते हैं। लेकिन इसकी जो प्रत्येक जो यूनिट होती है, या फिर ये कह सकते हैं इसकी जो एक यूनिट होती है, केवल सिंगल जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? स्टेमन कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। जो इसकी सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाती है? स्टेमन कहलाती है। किसकी? एंड्रोशियम की। किसकी? एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाती है? स्टेमन कहलाती है। और जो स्टेमन जो है इसके तीन भाग होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। यानी पुतंतु, योजी और पराग कोष होते हैं। और फ्लावर का जो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है, फ्लावर का क्या होता है? जो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग। और जो जायांग वाला पार्ट है ये है मादा जननांग। ये क्या है? मादा जननांग। और जो पुमंग है ये क्या है? इसका नरजनांग। पुमंग है इसका नरजनांग और जायांग है इसका मादा जननांग। अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं। जायांग के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, व्रैतिका, व्रैतिकाग्र और अंडप या फिर अंडाशय। ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर से जो थोड़ी फूली हुई सी संरचना है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्रतिकाग्र। ये क्या कहलाता है? व्रतिकाग्र। ये जो आपको नीचे नली रूपी संरचना जो नजर आ रही है ये वाली संरचना क्या कहलाती है? ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है व्रतिका। और नीचे वाला ये जो फूला हुआ भाग है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? इसका अंडप कहलाता है या फिर अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय। ये तो हो गया फ्लावर का एक प्रारूपिक संरचना। पुष्प की क्या हो गई? प्रारूपिक संरचना। इसके जो आवश्यक जो अंग हैं वो पुमंग और क्या है? जायांग है। सहायक अंग है दल और बाह्य
दल होते हैं। बाह्य जो दल होते हैं हरे होते हैं। हरे होने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? हरे होने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ये हरे होते हैं तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है इनके अंदर? प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होने से ये भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या होता है? ये पूरे के पूरे जो दल जो होते हैं इन दलों को बांध के रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पूरे के पूरे दलों को बांध के रखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और जो दूसरे वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं दल, जो कलरफुल होता है, जो रंगीन होता है, ये क्या करता है? देखो कलरफुल है तो आकर्षित करेगा लोगों को। किसको करेगा? लोगों को आकर्षित करेगा, कीटों को आकर्षित करेगा, सभी चीजों को आकर्षित करने का काम कौन करता है? दल वाला पार्ट करता है। और जब कीटों को आकर्षित करेगा तो इसके माध्यम से परागण की क्रिया होगी। क्या होगी? इसके माध्यम से किसकी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होगी। इसके अंदर क्या होता है? खुशबू होती है। इसके अंदर क्या होती है? सुगंध होती है। ठीक है, ये दल में होते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो दल की क्या थी? ये पूरे के पूरे फ्लावर की प्रारूपिक संरचना थी। क्या थी? पूरे के पूरे फ्लावर की प्रारूपिक संरचना थी। अब जो अगला अपना जो वीडियो आएगा जिसके अंदर इसके अंदर एक तो मैं सबसे पहले आपको एक फ्लावर लेके आऊंगा, फ्लावर के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा भाग क्या है, कौन सा भाग पुष्परंत होता है, कौन सा पुष्पासन होता है, कौन सा बाह्य दल होता है, कौन सा दल होता है, कौन सा जायांग होता है, कौन सा क्या होता है? वृत्तिकाग्र होता है। ठीक है, और कौन सा क्या होता है? जायांग, कौन सा पुंकेसर, कोई क्या दल होता है, क्या बाह्य दल होता है, और क्या पुष्पासन और पुष्प व्रंत होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी एक की संरचना पढ़ेंगे। पुमंग की संरचना को पढ़ेंगे, होता क्या है, इसके अंदर एंथर क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे जायांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जायांग के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। ज्योग्राफी की क्लासें तो आपको रेगुलर मिल ही रही हैं, रोजाना लगभग 1 या 2 क्लासें अपलोड होती हैं। उस साथ में अब आपको रेगुलर क्या चलेंगी? साइंस की क्लासें चलेंगी। और जल्दी ही आपकी जो क्लासें हैं वो एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर हम आपको बीएसटीसी का बैच करवाएंगे। किसका बैच करवाएंगे? बीएसटीसी का। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाया जाएगा? बीएसटीसी का बैच होगा। तो जितने ज़्यादा बच्चे हैं आपके पास आसपास बीएसटीसी के बच्चे वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उनके लिए बीएसटीसी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक टीचर, अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग क्लासें क्या करवाई जाएंगी? आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारा एकमात्र उद्देश्य है फ्री शिक्षा, समग्र शिक्षा, सभी को शिक्षा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।